हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस पार्टिकुलर वीडियो में एस्टिमेशन कॉस्टिंग सब्जेक्ट के रनिंग में आर्टिकल लेके आया हूँ, दैट इज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरियाज़। कौन कौन से होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरियाज़। लाइकवाइज आपने सुना होगा प्लॉट एरिया, प्लिंथ एरिया, या यू कैन से बिल्ट अप एरिया, कारपेट एरिया। और मैं इसमें टोटल इसका फ्लो चार्ट बनाता हूँ तो टोटल एरिया इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑफ एरियाज़। वन इज़ प्लिंथ एरिया एंड वन इज़ फ्लोर एरिया एंड प्लिंथ एरिया। IS कोड नंबर 3861 के अनुसार मैं आपको प्लिंथ एरिया काफ़ी डिटेल में समझाऊंगा इस पार्टिकुलर वीडियो में। इसके न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। फ्लोर एरिया इज फर्दर डिवाइडेड इनटू कारपेट एरिया एंड सर्कुलेशन एरिया। सर्कुलेशन एरिया इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑफ एरियाज, वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया एंड हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर लर्नर्स, इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोगों को इस पार्टिकुलर टॉपिक के ऊपर फोकस करना है। सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं प्लिंथ एरिया हमारा कौन सा होता है। प्लिंथ एरिया बेसिकली मैंने पहली वीडियोस में पढ़ाया था डिफरेंट टाइप ऑफ एस्टिमेट्स। तो प्लिंथ एरिया एस्टिमेट जो होता है, प्लिंथ एरिया एस्टिमेट जो कि प्रैक्टिकली फॉलो किया जाता है, इसी पार्टिकुलर एरिया के बेस के ऊपर आपका निकाला जाता है। डिफरेंट क्लाइंट्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्टर के साथ जो भी टेंडर होता है वो प्लिंथ एरिया एस्टिमेट पे ही होता है बेसिकली बिल्डिंग्स के केस में। अदरवाइज अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है तो आइटम रेट एस्टिमेट पे हम लोगों को जाना पड़ता है, दैट इज़ द डिटेल्ड एस्टिमेट। तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं प्लिंथ एरिया हमारा क्या होता है। आइए, जो हमारा प्लिंथ एरिया है इसमें बेसिकली इंक्लूड क्या क्या होगा। लाइकवाइज जो मेरा प्लिंथ एरिया होगा वो बेसिकली आउट टू आउट एरिया होता है और यू कैन से बिल्ट अप एरिया होता है। इस एरिया में हमारा वॉल का एरिया इंक्लूड रहता है, वॉल का एरिया इंक्लूड रहेगा, इट इंक्लूड्स वॉल एरिया। एरिया ऑफ लिफ्ट, लिफ्ट का एरिया भी इंक्लूड रहेगा, लेकिन लिफ्ट का जो साइज रहेगा उसका जो एरिया है वो अप टू 2 मीटर स्क्वायर तक, मीन्स लेस देन इक्वल टू 2 मीटर स्क्वायर तक की अगर कोई लिफ्ट है उसका रेट जो होगा, उसका जो पेमेंट होगा वो प्लिंथ एरिया के अंदर ही पेमेंट होगा। लेकिन अगर एरिया ऑफ लिफ्ट 2 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है तो उसमें हम लोगों को एरिया ऑफ लिफ्ट का पैसा अलग से देना पड़ेगा, मीन्स अदर देन प्लिंथ एरिया में हम लोगों को वो देना पड़ेगा जो भी उसका रेलिवेंट आइटम होगा BOQ में। तीसरा आपका इंटरनल शाफ्ट कोई अगर है, इंटरनल शाफ्ट एरिया ये भी अप टू 2 मीटर स्क्वायर एरिया तक। एंड हमारा एरिया ऑफ बरसाती, बरसाती का एरिया एट टेरेस लेवल, टेरेस लेवल पे बरसाती का जो एरिया होगा, मीन्स बरसाती का एरिया मतलब समझ रहे हैं जो ऊपर आपने कवर अप कर दिया है, लेकिन फॉर एग्जांपल आपने कोई छोटा सा ऊपर एक वरांडा टाइप में बना दिया है, वो बरसाती के टाइम पर मीन्स वहाँ पर जैसे हम लोग कोई भी थोड़ा बहुत सामान रखने के लिए बरसाती के टेरेस लेवल पे जो होगा वो इसके अंदर इंक्लूड होगा। और एरिया ऑफ शेल्फ्स एंड अलमीराज, अलमीरा निकालनी है, कोई शेल्फ निकालनी है, मीन्स इसको मैं लॉफ्ट्स बोल लेता हूँ, शेल्फ्स और अलमीराज का एरिया भी इसके अंदर इंक्लूड होगा, इसके अंदर इंक्लूड होगा। जब आपका टेंडर जो हुआ वो प्लिंथ एरिया पे हुआ तो उसमें पेमेंट की कंडीशंस भी अलग अलग मेथड से होती हैं कि भाई 15 मीटर तक अगर कोई उसकी यूटिलिटी आएगी तो उसका भी पेमेंट आपको प्लिंथ एरिया में देना है, सच एंड सच थिंग्स। तो हम लोग एक बार मैं उसको भी डिस्कस कर लेता हूँ, लेकिन एक बात आपको याद रखना है, एक्सक्लूड रहता है प्लिंथ एरिया से, एक्सक्लूड रहता है क्या क्या, एक्सक्लूडिंग, EC मीन्स एक्सक्लूडिंग, IC मीन्स इंक्लूडिंग। एक्सक्लूड क्या क्या रहेगा, जो आपका लिफ्ट एरिया मोर देन 2 मीटर स्क्वायर होगा वो आपका एक्सक्लूड रहेगा, वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। इंटरनल शाफ्ट एरिया, शाफ्ट एरिया जो आपका 2 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं रहेंगे, ये इंक्लूड रहेंगे, वो इंक्लूड नहीं रहेंगे। और हमारा जो ओपन कोर्टयार्ड एरिया होगा, ओपन कोर्टयार्ड जो होगा वो भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं रहेगा। और जो हमारा फ्रंट और
बैक में जो हम लोग लॉन बना देते हैं, कोई गार्डनिंग कर देते हैं, वो भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं रहेगा। ओपन एंड रियर, ओपन एंड रियर, और यू कैन से फ्रंट एंड रियर लॉन्स जो होंगे। पार्किंग एरिया जो ओपन होगा, ओपन एरिया जो पार्किंग का है, पार्किंग का ओपन एरिया इसके अंदर इंक्लूड नहीं रहेगा। एंड जो हमारा ओपन प्लेग्राउंड रहेगा, ओपन प्लेग्राउंड, उसका भी एरिया हमारा इसके अंदर इंक्लूड नहीं रहेगा। ये बात आपको याद रखनी है। मैं फिर समअप कर देता हूँ। वॉल का एरिया इंक्लूड रहेगा, एरिया ऑफ लिफ्ट इंक्लूड रहेगा लेकिन 2 मीटर स्क्वायर तक, इंटरनल शाफ्ट एरिया इंक्लूड रहेगा लेकिन 2 मीटर स्क्वायर तक, बरसाती का एरिया इंक्लूड रहेगा लेकिन टेरेस लेवल पे, लॉफ्ट्स का एरिया इंक्लूड रहेगा जो भी हमारी शेल्फ्स हैं, अलमीराज हैं, उसका। एक्सक्लूड क्या क्या रहेगा, लिफ्ट एरिया 2 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा होगा तो वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं रहेगा। शाफ्ट एरिया, इंटरनल शाफ्ट एरिया 2 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा तो एरिया इंक्लूड नहीं रहेगा। ओपन कोर्टयार्ड का एरिया इंक्लूड नहीं रहेगा। फ्रंट एंड रियर के जो लॉन्स होंगे, गार्डनिंग होगी, वो इंक्लूड नहीं रहेगा। ओपन पार्किंग एरिया इंक्लूड नहीं रहेगा और ओपन प्लेग्राउंड इंक्लूड नहीं रहेगा। ठीक है ना। अब मैं अगर बात कर देता हूँ, एक और भी बात है इसमें, एरिया ऑफ कैंटिलीवर्स भी इसमें इंक्लूड रहता है। ये बात याद रखना, एरिया ऑफ कैंटिलीवर्स भी इंक्लूड रहेगा। जैसे कि आपने वहीं कुछ छज्जा निकाल दिया है ना, विंडो के ऊपर जो सनसेड है वो निकाल दी, तो वो इसके अंदर इंक्लूड रहेगा। एरिया ऑफ कैंटिलीवर्स, जो आप मान लीजिए चारों तरफ घूम रहे हैं, तो घूमने के बाद आपने लगभग 1-1 मीटर तक आपने कैंटिलीवर्स निकाल दिए। मीन्स ये आपका क्या नाम है, दीवार का आखिरी पोर्शन था और ये आपने कैंटिलीवर निकाल दिया, तो ये सारा इसके अंदर इंक्लूड रहेगा। लेकिन इसकी भी कंडीशंस हैं। अगर ये कैंटिलीवर काफ़ी बड़ा है तो उसमें इस प्लिंथ एरिया का 50% रेट दिया जाता है। अभी मैं डेप्थ में आ रहा हूँ, डोंट वरी। और जो भी हमारा एरिया ऑफ पोर्चेज होंगी, एरिया ऑफ पोर्चेज होंगी नॉन कैंटिलीवर टाइप में, नॉन कैंटिलीवर टाइप की जो पोर्चेज होंगी उसका एरिया भी इसके अंदर इंक्लूड रहेगा। ये बातें आपको याद रखनी है। पोर्चेज का मतलब लाइकवाइज सनसेड है ना, फिन वगैरह है, तो उसका अंदर एरिया इंक्लूड रहता है। लेकिन वो डिपेंड भी करता है, आपका जो इंजीनियर इंचार्ज है, इंजीनियर इंचार्ज आपको उसके पैसा आइटम रेट में दे रहा है या फिर आपका प्लिंथ एरिया में दे रहा है, वो डिपेंड करता है। लेकिन एरिया ऑफ पोर्चेज जनरली नॉन कैंटिलीवर टाइप के जो एरियाज रहते हैं उसमें भी वो आपका इसके अंदर इंक्लूड रहता है। तो जो हमारा प्लिंथ एरिया रेट रहता है, हालांकि मैं आपको ये चीज़ पहले पढ़ा चुका हूँ, प्लिंथ एरिया रेट जो रहेगा एस्टीमेट के केस में, उसमें आपका क्या क्या इंक्लूड रहेगा। भाई आपको बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना है ना। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, प्लिंथ एरिया रेट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, उसके अंदर सब डिज़ाइन इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ ऑल डिज़ाइन, सारे डिज़ाइंस की कॉस्ट उसके अंदर रहेगी। ड्राइंग्स, मटेरियल्स, लेबर, टूल प्लांट, मशीनरी प्लांट, इक्विपमेंट, टैक्स, एसेंट, डिसेंट। एसेंट डिसेंट का मतलब है कहीं भी प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो, लेकिन जो आपका एक बार रेट फिक्स हो गया वही रहेगा, है ना। लीड एंड लिफ्ट, लीड एंड लिफ्ट का मतलब मटेरियल को उठाना, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना, सीमेंट, स्टील वगैरह सब उसके अंदर पेड रहता है। ये बात आपको याद रखनी है ना। यहाँ पर मैं कॉमन सी बात लिख भी दी है मैंने, नथिंग विल बी पेड एक्स्ट्रा, कुछ भी चीज़ आपको एक्स्ट्रा पे नहीं होगी। एक बार जो आपका प्लिंथ एरिया रेट डिसाइड हो गया वही रेट आपका फाइनल रहेगा। एंड आपको बिल्डिंग को हैंड ओवर करवाना पड़ता है, बिल्डिंग टू बी हैंडेड ओवर कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, सभी रिस्पेक्ट्स में बिल्डिंग को आपको हैंड ओवर करवाना पड़ता है। किसको, भाई सिग्नलिंग है, इलेक्ट्रिकल है, ऑपरेटिंग है, किसी भी इंजीनियर को, मतलब है ना, इक्विपमेंट्स वगैरह सब मिला करके आपको बिल्डिंग को हैंड ओवर करवाना पड़ता है। इंक्लूडिंग प्रोविजन ऑफ डक्ट्स, ट्रेंचेज, रैंप्स, सब आपको करके देना पड़ेगा आपके प्लिंथ एरिया रेट में, है ना। प्लिंथ एरिया रेट जनरली आपका 15,000 रुपये पर मीटर स्क्वायर से लेकर के, पर मीटर स्क्वायर से आप 20,000 रुपये पर मीटर स्क्वायर तक रहता है। ये बात आपको याद रखना है ना। तो कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट हमें उसको फंक्शनल बना के देना है ना। इट्स ऑल्सो इंक्लूड्स, इसमें अगर आर्किटेक्चरल फीचर्स हैं, अगर मैंने आर्किटेक्चर में कुछ चेंज करना पड़ गया तो वो इसके अंदर इंक्लूड रहेगा। लेकिन वो भी, उसकी भी लिमिट्स हैं। वो लिमिट्स कैसे हैं मैं बता रहा हूँ आपको। प्रिपरेशन ऑफ डिटेल ड्राइंग्स, डिज़ाइंस सब आपको बनवाना पड़ता है। यहाँ पर क्लाइंट मेरा आर्विनल है तो मैं आर्विनल लिख रहा हूँ, अदरवाइज क्लाइंट का आपका राइट है कि वो आपको ड्राइंग्स आपसे कभी भी मांग सकता है ना, विदाउट मेकिंग एनी डिडक्शन और एक्स्ट्रा पेमेंट ऑफ दिस अकाउंट। मीन्स अगर उसको कोई ड्राइंग्स वगैरह चाहिएंगी तो आपको देनी पड़ेंगी एज ए कॉन्ट्रैक्टर, वो आप उसमें मना नहीं कर सकते हो, है ना। अगर कोई भी एक्टिविटी, एक बात और याद रखना है, अगर कोई भी एक्टिविटी, अगर आपकी कोई भी एक्टिविटी ऊपर जो एक्टिविटी लिखी है इनमें इंक्लूड नहीं है
और बिल्डिंग को फंक्शनल बनाने में अगर और कोई एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी पड़ जाए तो भी आपको वो परफॉर्म करनी पड़ेगी, लेकिन उसका रेट आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। ये बात आप बिल्कुल अपने माइंड में बैठा लीजिए। इफ एनी एक्टिविटी ऑफ वर्क इज एसेंशियल मीन्स नेसेसरी फॉर कंप्लीशन ऑफ द बिल्डिंग बट इट इज नॉट मेंशन्ड स्पेसिफिकली इन दीज स्पेसिफिकेशन, ऊपर वाली स्पेसिफिकेशन में मेंशन नहीं है, और एल्सवेयर इन द बिल्डिंग डॉक्यूमेंट्स मीन्स बीओक्यू में मेंशन नहीं है, लेकिन आपको वो फंक्शनल बनाने के लिए रिक्वायर्ड है, नेसेसरी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर एक्टिविटी का रेट भी आपके प्लिंथ एरिया में इंक्लूड होगा, उसका पेमेंट आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। ये बात आपको याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल आपको मान लीजिए स्टार्टिंग में पूरे जहाँ पर भी विंडो पैनल थे वो टफन्ड ग्लास के देने थे, लेकिन टफन्ड ग्लास के देने की बजाय आपने इंजीनियर इंचार्ज ने टाइम रहते रहते 2-3 साल आपका प्रोजेक्ट हो चुका है फिनिशिंग आते आते, लेकिन टफन्ड ग्लास की बजाय इंजीनियर इंचार्ज का मन कर रहा है कि उसको वहाँ पर सारी HPL लगवानी है या ACP सीट्स लगवानी है, तो आपको वो लगा के देनी पड़ेंगी, लेकिन आपको रेट पुराने वाला ही मिलेगा, नए वाला नहीं मिलेगा। ये बात आपको याद रखनी है। सेम शैल बी डीम्ड का मतलब उसके अंदर इंक्लूड हो जाना, टू बी इंक्लूडेड इन द रेट्स, एंड शैल बी एग्जीक्यूटेड बाई कॉन्ट्रैक्टर को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ये बात आपको याद रखनी है ना। सब उसके कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट आपको वो करके देनी पड़ेगी। अब पेमेंट कंडीशंस कैसे होती हैं प्लिंथ एरिया रेट पर? अगर मान लो कोई आपका कोई भी प्लिंथ एरिया रेट है और प्लिंथ एरिया रेट में आपको काम करना है, और काम करने के लिए आपको पेमेंट कंडीशन कैसे मिलेंगी? पेमेंट कंडीशंस कॉमन टू ऑल बिल्डिंग्स। एक बात आपको याद रखनी है, जो पेमेंट है वो आपकी प्लिंथ एरिया बेसिस पे होगी एज पर एक्चुअल मेजरमेंट्स। प्लिंथ एरिया रेट में क्या क्या इंक्लूड होगा, जो भी आपके पहले पैराग्राफ में सारी चीज़ें चलेगी उनके बेस के ऊपर, बट बिल्डिंग को फंक्शन बनाने के लिए। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं होता वो मैं बता देता हूँ। प्लिंथ एरिया में एक्सटर्नल वाटर सप्लाई, भाई आप कहीं पर भी मान लो नगर निगम से या फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से, HSID से, कहीं से भी अगर आप मान लो वाटर सप्लाई ले रहे हैं तो उसका पैसा आपको अलग से पे करना पड़ेगा। सैनिटरी फिटिंग्स का पैसा, लेकिन उसके अंदर सेप्टिक टैंक नहीं होगा। अगर सेप्टिक टैंक आपको बनाना पड़ जाए, मीन्स आपका जनरली अगर मैं बात करूं कि भी आपका सीवरेज लाइन नहीं है तो सेप्टिक टैंक बनाना पड़ जाए तो उसका पैसा आपको अलग से मिलेगा। ड्रेनेज वर्क्स वगैरह, लेकिन ये सारी चीज़ें अगर 15 मीटर के अंदर हैं तो पैसा नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा, लेकिन अगर 15 मीटर के बाहर हैं आउटर वॉल ऑफ द बिल्डिंग तो उसका पैसा आर नॉट इंक्लूडेड इन द रेट्स, वो आपके प्लिंथ एरिया में रेट में इंक्लूड नहीं होगा और शैल बी पेड सेपरेटली, जो भी उसका रेलिवेंट आइटम होगा, है ना। बाकी प्लिंथ एरिया की पेमेंट जो होती है वो इस प्रकार से होती है। ग्राउंड फ्लोर की पेमेंट, प्लिंथ एरिया रेट आपका 15,000 रुपये, 1 मीटर स्क्वायर का बात कर लेते हैं। 1 मीटर स्क्वायर का ग्राउंड फ्लोर का रेट कैसे पे किया जाएगा क्लाइंट के द्वारा कॉन्ट्रैक्टर को? जब आपका ग्राउंड फ्लोर पूरा हो जाएगा प्लिंथ लेवल तक, प्लिंथ लेवल फाउंडेशन लेवल से प्लिंथ लेवल तक पूरा हो जाएगा, उस टाइम पर टोटल अमाउंट का 10% पे कर दिया जाएगा, है ना। जैसे ही ग्राउंड फ्लोर की स्लैब की कास्टिंग होगी, और क्योंकि जनरली केस में कॉन्फाइंड ब्रिक मैसनरी की जाती है, पहले कॉलम खड़े कर दिए फिर स्लैब डाल दी, बाद में कॉलम्स के बीच में जो गैप रहेगा उसको आप ब्रिक मैसनरी से फिल कर देते हैं या फिर AC ब्लॉक से फिल कर देते हैं। तो आफ्टर कास्टिंग ऑफ द ग्राउंड फ्लोर स्लैब एंड वॉल्स को अपना प्रोविजन कर दिया, लेकिन अभी तक प्लस्टर नहीं हुआ है, उस टाइम पर आप 35% पेमेंट और रिलीज कर सकते हैं, है ना। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्लास्टरिंग इनसाइड और आउटसाइड, दीवारों के ऊपर सब कॉलम सब के ऊपर आपके प्लास्टर करने के बाद 15% पेमेंट और रिलीज कर सकते हैं। आफ्टर कंप्लीशन इन ऑल रिस्पेक्ट, सारा मतलब पेंट, वॉल पुट्टी, टाइल वर्क, ईच एंड एवरीथिंग, है ना, सैनिटरी फिटिंग्स वगैरह सब करने के बाद आप 30% पेमेंट और रिलीज कर सकते हैं। यहाँ तक हमारी 90% पेमेंट होगी, और जब हमने ओनर को हैंड ओवर करवा दी बिल्डिंग उस टाइम पर आप 10% पेमेंट और रिलीज कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए लाइकवाइज एंटी टर्माइट सर्टिफिकेट है, सारे MTCs जो हैं, मेटल टेस्टिंग सर्टिफिकेट्स जो हैं, अप्रूव्ड ड्राइंग जो एज बिल्ड ड्राइंग जो है ना, आर्किटेक्चरल ड्राइंग जो है ना, जो भी मतलब गुड फॉर कंस्ट्रक्शन जो ड्राइंग्स है वो सारी आपको पेमेंट आप देनी पड़ेगी। फर्स्ट एंड सब्सिक्वेंट फ्लोर्स की पेमेंट कैसे देनी है? आफ्टर कास्टिंग ऑफ द रूफ स्लैब एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द मेसनरी वॉल 35% पेमेंट। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्लास्टर वर्क इनसाइड आउटसाइड 15% पेमेंट। वही है ऊपर वाला, बस केवल ये देखिए 35-15, भाई यहाँ पर आफ्टर कंप्लीशन इन ऑल रिस्पेक्ट 30% था, यहाँ पर 40% है, और आफ्टर हैंडिंग ओवर ऑफ द बिल्डिंग आपका 10% उसका पेमेंट हम लोग दे सकते हैं, है ना। तो अगर मैं जनरल बात करूँ फॉर द पर्पज ऑफ मेजरमेंट, अब आपकी एक बात आई थी ना कि एज पर एक्चुअल मेजरमेंट्स, अब वो मेजरमेंट कैसे होगी? फॉर द पर्पज ऑफ मेजरमेंट इसके अंदर क्या क्या प्रिंसिपल्स इंक्लूड हैं?
प्लिंथ एरिया शैल बी मेजर्ड सेपरेटली फॉर एवरी फ्लोर, क्योंकि एवरी फ्लोर का डिफरेंट आपकी पेमेंट कंडीशंस अलग अलग हैं, इसलिए हर एक फ्लोर का एरिया अलग अलग से आपको मेजर करना पड़ेगा। एवरी फ्लोर एंड बेसमेंट अगर कोई है तो। इंटरनल सैनिटरी शाफ्ट्स शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन प्लिंथ एरिया, ये मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन इंटरनल जो सैनिटरी शाफ्ट्स हैं उसका एरिया अगर 2 मीटर स्क्वायर तक है तो वो इंक्लूड होगा, 2 मीटर स्क्वायर के बियॉन्ड इंक्लूड नहीं होगा। एरिया ऑफ स्टेयरकेस लिफ्ट शैल बी इंक्लूडेड, बताया था थोड़ी देर पहले आपका। बट ममटी टेरेस लेवल पर शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द प्लिंथ एरिया। ममटी को बरसाती मत समझ लेना, है ना, ममटी को बरसाती मत समझ लेना। ममटी क्या होती है, बेसिकली स्टेयरकेस के जो ऊपर प्रोवाइड कर दी गई वो ममटी है ना। बरसाती क्या है, आपके टेरेस लेवल पर एक छोटा सा एरिया हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया थोड़ा बहुत सामान रखने के लिए, ईच एंड एवरीथिंग, और कुछ नहीं है। इफ बरसाती इज प्रोवाइडेड ज्वाइंटेड विद ममटी तो एरिया ऑफ बरसाती एक्सक्लूडिंग ममटी शैल बी इंक्लूडेड इन द प्लिंथ एरिया। मैं बता चुका हूं, बरसाती का एरिया इंक्लूड रहेगा, ममटी का एरिया इंक्लूड नहीं रहेगा, माइंड में अपने में बैठा लीजिए। तो रूल फॉर वर्किंग आउट प्लिंथ एरिया फ्रॉम द प्लान्स हम लोगों को कैसे निकालना है, फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग प्लिंथ एरिया एज पर आई कोड नंबर 3861, है ना, एज पर मेमो नंबर जो भी है। ये CPWD का DSR है, CPWD के DSR से मैं डेटा उठा रहा हूँ 2019, जो CPWD का दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट्स है उसी से उठा रहा हूँ डेटा, डोंट वरी। इन ऑर्डर टू एंश्योर द एडॉप्शन ऑफ यूनिफॉर्म मेथड ऑफ वर्किंग आउट, हम लोगों को एक वर्किंग करने के लिए प्लिंथ एरिया फ्रॉम द प्लान हम लोगों ने एक ये मेथड फॉलो कर रहे हैं। फॉलोइंग रूल्स आर लेड डाउन, हालांकि मैं बता चुका हूँ लेकिन इसको मैं केवल समअप करवा रहा हूँ। आपको ये लग रहा होगा ना कि भी रेफरेंस मैंने कहाँ से लिया, यही रेफरेंस और कुछ नहीं है, सारी चीज़ें बता चुका हूँ, बस दोबारा रिवीजन कर रहे हैं। दीज रूल्स आर जनरल इन नेचर एंड शुड बी टेकन एज गाइड। दे आर बेस्ड ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट प्लिंथ एरिया ऑफ अ बिल्डिंग शुड प्रेजेंट ए ट्रू पिक्चर ऑफ कवर्ड फ्लोर एरिया प्रोवाइडेड इन द प्लान। जो भी प्लान के अंदर कवर्ड एरिया है, कवर्ड फ्लोर एरिया सॉरी, उसकी पिक्चर को ट्रू दिखाने के लिए ही हमारा प्लिंथ एरिया की मेजरमेंट होती है। प्लिंथ एरिया बेसिकली होता क्या है, टोटल प्लिंथ एरिया ऑफ बिल्डिंग शैल बी सम ऑफ टोटल प्लिंथ एरिया एट एवरी फ्लोर इंक्लूडिंग बेसमेंट इफ एनी। मैं बता चुका हूँ थोड़ी देर पहले, बताया था ना, प्लिंथ एरिया एट एवरी फ्लोर और सब्सिक्वेंट फ्लोर्स, अगर बेसमेंट है तो कोई वो भी देखेंगे। प्लिंथ एरिया ऑफ ग्राउंड फ्लोर पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। प्लिंथ एरिया ऑफ ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर में प्लिंथ एरिया ऑफ ग्राउंड फ्लोर शैल बी कैलकुलेटेड एट प्लिंथ लेवल एक्सक्लूडिंग प्लिंथ के ऑफसेट्स। अगर प्लिंथ लेवल पर भी आपने कोई ऑफसेट दिया है लेकिन वो ऑफसेट का अमाउंट आपका 58 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्लिंथ एरिया ऑफ ग्राउंड फ्लोर शैल बी कैलकुलेटेड एट प्लिंथ लेवल एक्सक्लूडिंग प्लिंथ ऑफसेट्स, उनको छोड़ करके, प्रोवाइडेड सच प्लिंथ ऑफसेट शैल नॉट बी मोर देन 58 mm, है ना। जहां पर इन द केस जहां पर बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ कॉलम्स प्रोजेक्टिंग बियॉन्ड द क्लैडिंग, मीन्स नीचे ऐसे इस प्रकार का देख रहे हैं ना, कॉलम्स प्रोजेक्शन बियॉन्ड द क्लैडिंग हो गया। चलें, तो जहां पर हमारा कॉलम जो है वो क्लैडिंग के नीचे अगर चला जाता है तो प्लिंथ एरिया शैल बी टेकन अप टू एक्सटर्नल फेस ऑफ द क्लैडिंग, मीन्स यहाँ तक हम लोगों को यहाँ तक लेना है, ना कि नीचे तक, ये बात आपको याद रखनी है ना। एक्सटर्नल फेस ऑफ द क्लैडिंग एंड शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन प्रोजेक्शन ऑफ द कॉलम। जो कॉलम का प्रोजेक्शन है ये हमारा इंक्लूड नहीं होगा प्लिंथ एरिया में, इसका पैसा अंडर रेलिवेंट आइटम अलग से मिला जाएगा। इन केस ए कॉलम वॉल इज ओन्ड ज्वाइंटली बाई 2 को-ओनर्स, अगर मान लो कोई वॉल है वो 2 मालिकों के द्वारा, मतलब एक वॉल है मतलब 2 मालिकों की, है ना, ओनली हाफ द एरिया ऑफ सच वॉल शैल बी इंक्लूडेड प्लिंथ एरिया ऑफ द वन ओनर। अब मतलब कहने का भाई एक दीवार थी, कॉमन दीवार थी, है ना, प्लिंथ एरिया के अंदर आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, है ना। अब इसका पैसा कितना देना पड़ेगा क्लाइंट को, कॉन्ट्रैक्टर तक, वो देना पड़ेगा इसका आधा, ना कि इसका पूरा, क्योंकि आधा पैसा इसको दूसरे ओनर को देना पड़ेगा, आधा पैसा इसका दूसरे ओनर को देना पड़ेगा, क्योंकि ज्वाइंट वाल होगी ना, रूम है सब आपके अंदर इंक्लूड होंगे। प्लिंथ प्रोटेक्शन थोड़ा नीचे लीजिएगा, प्लिंथ प्रोटेक्शन लेस देन 57 mm नॉट टू बी टेकन इन द प्लिंथ एरिया, है ना। जो प्लिंथ प्रोटेक्शन होगी 57 mm से कम वो हमारी प्लिंथ एरिया में नहीं ली जाएगी। 57 mm से इट इज़ नॉट मोर देन 57 mm नॉट टू बी टेकन इन द प्लिंथ एरिया, एंड ये कॉलम का प्रोजेक्शन भी हमारा प्लिंथ एरिया में नहीं लिया जाएगा, ये बात आपको याद रखनी है। दूसरा पॉइंट, हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे चल रहे हैं, ये बात आप याद रखिएगा। इन द केस ऑफ ओपन वेरेंडा, ओपन बरामदा जो होगा विद पैरापेट्स ग्राउंड फ्लोर पे,
आपका प्रोजेक्टिंग आउट ऑफ द बिल्डिंग, तो फुल एरिया शैल बी टेकन आउटर लाइन ऑफ द एक्सटर्नल वरांडा लिंटल एंड ओनली 50% एरिया ऑफ द शैल बी टेकन इन अनप्रोटेक्टेड वरांडा। मीन्स इस प्रकार से आपके इस देखिए, यहाँ पर ये वरांडा है, यहाँ पर ये पूरा आपका प्रोटेक्टेड है पैरापेट वाल से। ये मान लीजिए यहाँ से हम लोग नीचे से आए हैं, नीचे से स्टेयर्स पे आए हैं, यहाँ पर मान लीजिए कोई इधर हमने कोई ग्लास सरफेस वगैरह लगा दिया, तो इतना एरिया हमारा ये 100% प्लिंथ एरिया में दिया जाएगा। लेकिन जो अनप्रोटेक्टेड वरांडा है वो हमारा प्लिंथ एरिया में इंक्लूड नहीं होगा। अनप्रोटेक्टेड वेरेंडा प्लिंथ एरिया में इंक्लूड नहीं है, लेकिन हमने इस वेरेंडा की वॉल्स वगैरह छत तो की है ना, तो इसका एरिया कितना दिया जाएगा, ये केवल 50% एरिया दिया जाएगा। अनप्रोटेक्टेड वेरेंडा 50% एरिया टू बी टेकन एज प्लिंथ एरिया, ये बात आपको याद रखनी है ना। अब हमारा ये देख लीजिए नीचे, अगर मैं इसमें वेरेंडा इसका क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन काट के दिखा देता हूँ, है ना। ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है, ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है, सर हिला, ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर का ये प्रोटेक्टेड वेरेंडा है ना। तो ये हमारा क्रॉस सेक्शन मैंने काट के दिखा दिया यहाँ पर, है ना। ओनली 50% ऑफ द एरिया शैल बी टेकन फॉर अनप्रोटेक्टेड वेरेंडा, ओपन प्लेटफॉर्म विदाउट पैरापेट्स, टेरेसेज एट ग्राउंड फ्लोर पोर्चेज शैल नॉट बी इंक्लूड। ये बता ही दिया था मैंने। ओपन जो प्लेटफॉर्म होंगे, लाइक वाइज आपका मान लीजिए ओपन पार्किंग एरिया है ना, और अगर मान लीजिए मैं बोल देता हूँ भाई ओपन फ्रंट और रियर लॉन है, या फिर प्ले ग्राउंड है ना, इस प्रकार की चीज़ें हमारी प्लिंथ एरिया के अंदर इंक्लूड नहीं होंगी, ये बात आपको याद रखनी है। और इस प्रकार की चीज़ें आपको पेड सेपरेटली, शैल बी अलाउड सेपरेटली फॉर कॉस्टिंग पर्पज, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, बिलिंग पर्पज के लिए उसका पैसा हम लोगों को अलग से देना पड़ेगा। चले आगे। शाफ्ट्स होगी सैनिटरी के लिए, वाटर सप्लाई के लिए, गार्बेज शूट, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, फायर फाइटिंग, एयर कंडीशनिंग, लिफ्ट्स, जिसका एरिया 2 मीटर स्क्वायर से कम है, बता चुका हूं, इंक्लूडिंग प्लिंथ एरिया में होगा। लेकिन अगर 2 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है तो शैल बी एक्सक्लूडिंग द प्लिंथ एरिया, और उसका पैसा हम लोगों को एक्स्ट्रा मिलेगा। स्टेयर केस जो है, स्टेयर केस का पैसा ग्राउंड फ्लोर पे, ये आप डोंट कंफ्यूज, ये दूसरा पेज है। स्टेयर केस का जो पैसा होगा वो हमारा प्लिंथ एरिया के अंदर इंक्लूड होगा। चलते हैं आगे, बात आ जाती है आगे, हमारी बात आती है जी किस चीज़ की, प्लिंथ एरिया की कैलकुलेशन हम लोगों को पहले फ्लोर पे, सब्सिक्वेंट फ्लोर पे, हायर फ्लोर्स पे कैसे करना है। प्लिंथ एरिया एट फर्स्ट एंड हायर फ्लोर, सब्सिक्वेंट फ्लोर्स पे, प्लिंथ एरिया ऑफ फर्स्ट एंड हायर फ्लोर शैल बी कैलकुलेटेड एट रेलिवेंट फ्लोर लेवल। आर्किटेक्चरल बैंड होंगे, कॉर्निस वगैरह होंगे, ये सब आपके प्लिंथ एरिया में इंक्लूड नहीं होंगे, ये बात आपको याद रखनी है। इवन दो दे मे अकर इन द फ्लोर लेवल। वर्टिकल सन ब्रेकर्स, बॉक्स लोवर्स प्रोजेक्टिंग आउट शैल नॉट बी इंक्लूड इन प्लिंथ एरिया, ये सारी चीज़ें हमारी प्लिंथ एरिया में इंक्लूड नहीं होंगी। सनसेट्स वगैरह, मैं ये बात बोल रहा हूँ ना, प्रोजेक्शन नॉट टू बी टेकन इन द प्लिंथ एरिया, बॉक्स, छज्जाज, लोवर्स एट एक्स्ट्रा, ये सारी चीज़ें आपकी प्लिंथ एरिया में इंक्लूड नहीं होंगी, शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द प्लिंथ एरिया। बॉक्स, लोवर, ये सारी चीज़ें आपकी प्लिंथ एरिया में इंक्लूड नहीं होंगी, है ना। अब आ जाओ, इन द केस ऑफ प्रोजेक्टिंग बालकनीज, जो बालकनी है प्रोटेक्टेड टू देयर फुल विड्थ, चारों तरफ से कवर्ड है बाई शेड्स, मतलब ऊपर हमारा उसमें स्लैब आ गई है, फुल विड्थ रूफ प्रोजेक्शन, और बाई अपर, अगर आपकी अनप्रोटेक्टेड बालकनी है, इक्विवेलेंट एरिया टू द एक्सटेंट ऑफ 50% ऑफ द एरिया ऑफ बालकनी शैल बी इंक्लूडेड इन प्लिंथ एरिया। कैसे, देखिए ये बालकनी है, ये ऊपर वाला फ्लोर है, मान लीजिए ये ग्राउंड फ्लोर की छत है और ये हमारी फर्स्ट फ्लोर की छत है, ये हमारा कॉलम गया हुआ है, हाइट दिख रही है, यहाँ पर हमारा बाहरी एरिया है। अपर बालकनी रूफ प्रोजेक्शन और सनशेड दे दिए। प्लिंथ एरिया जो भी इसकी लेंथ और विड्थ होगी, बालकनी की जो स्लैब होगी, इस स्लैब की जो लेंथ और विड्थ होगी, लेंथ ले लीजिए और इसकी विड्थ ले लीजिए, बालकनी की स्लैब, इसकी विड्थ दे ही रखिए यहाँ पर, ये हमारी विड्थ होगी, ये दिस वन यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी विड्थ होगी, और जितनी भी लेंथ तक ये जा रही है, अगर इसका 3D व्यू बनाता हूँ, जितनी भी लेंथ तक ये जा रही है ना, उस केस में ये 100% मिलेगा। ये प्रोटेक्टेड बालकनी है, ये अनप्रोटेक्टेड बालकनी है, कॉलम था, इधर कोई आपकी अनप्रोटेक्टेड का मतलब समझ रहे हैं ना, ऊपर हमारी कोई छत नहीं आई भाई, ग्राउंड फ्लोर की छत थी, ऊपर कोई छत नहीं आई तो ऊपर से ओपन रह गई ना। अब उसका कितना एरिया पेमेंट करना है, वो हमारा 50% में पेमेंट होगा। 50% आ गया ना, हाफ इंटू लेंथ इंटू विड्थ, देख रहे हैं ना।
इन द केस ऑफ प्रोजेक्टिंग बालकनीज प्रोटेक्टेड टू देयर फुल विड्थ बाई शेड्स, उसमें फुल विड्थ लेनी है आपकी इसमें प्लिंथ एरिया में। और इन द केस ऑफ यहाँ पर मैं ये अनप्रोटेक्टेड बालकनीज इक्विवेलेंट एरिया जो हो 50% ऑफ द एरिया ऑफ बालकनी लिया जाएगा प्लिंथ एरिया में, ये बात आपको याद रखनी है। तीसरा केस, इन द केस ऑफ एल्को का मतलब लाइक वही बॉक्स प्रोजेक्शन लाइक स्टोरेज बिलो सिल लेवल का मतलब हमारा जो है जो भी हमारा सिल का मतलब आप समझ रहे हैं ना, जैसे कि जो हमारा गेट होता है, ये लीजिए, ये मान लीजिए मेरा कोई भी दरवाज़ा है या विंडो ले लीजिए, कोई इशू नहीं, इसमें आपका हेड हो गया, इसमें आपका सिल हो गया, है ना, ये हमारा सिल हो गया जनरल केस में। तो जनरल केस में इस सिल के अबो, मतलब अगर मान लीजिए मेरी विंडो ही थी ये, है ना, इन द केस ऑफ एल्को बॉक्स प्रोजेक्शन लाइक स्टोरेज बिलो सिल लेवल, यहाँ पर हमें कोई भी बॉक्स प्रोजेक्शन बनाना है ना, एंड कपबर्ड्स वगैरह बनाने हैं मेड बाई कैंटिलीवरिंग ए स्लैब, यहाँ पर हमने कोई स्लैब निकाल दी और नीचे हमने खाली जगह छोड़ दी, बाद में उसमें वुडन वर्क करवा दिया, है ना, तो उसका एरिया भी उसमें कैसे देना है, कैंटिलीवरिंग ए स्लैब बियॉन्ड द एक्सटर्नल वॉल 25% ऑफ द एरिया ऑफ द एल्को ऑफ हाइट अप टू 1 मीटर। अगर मान लीजिए सिल लेवल 1 मीटर तक है तो उसमें से केवल हमने 25% एरिया देना है प्लिंथ एरिया में, बाकी अगर 1 मीटर से ज़्यादा है तो हम लोगों को 1 मीटर तक उसका 25% एरिया दे देना है प्लिंथ एरिया में और बाकी दे देना है आइटम रेट में। 50% ऑफ द एरिया ऑफ एल्को ऑफ हाइट मोर देन 1 मीटर टू 2 मीटर और 100% ऑफ द एरिया ऑफ एल्को ऑफ हाइट मोर देन 2 मीटर। अगर हाइट उसकी ज़्यादा हो गई है तो उसको दे दीजिए, कोई इशू नहीं है उसमें, क्या नाम अपना जनरल केस में आपका प्लिंथ एरिया में। गैलरीज, मैगजीन फ्लोर्स, लॉफ्ट्स वगैरह, एरिया ऑफ गैलरीज लाइकवेज अपर फ्लोर है ऑफ सीट इन असेंबली हॉल, है ना, ऑडिटोरियम थिएटर शैल बी फुली इंक्लूडेड इन द प्लिंथ एरिया। ऑडिटोरियम वगैरह बनाने हैं वो तो सब उसके अंदर आ गया ना, आउट एरिया के अंदर आ गया, वो तो सीधी सी बात है भाई, वो तो प्लिंथ एरिया के अंदर देना पड़ेगा। एरिया ऑफ मेजनीन फ्लोर लाइकवाइज इंटरमीडिएट कोई फ्लोर है बीच में कोई इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन 2 मेन फ्लोर्स शैल बी इंक्लूडेड प्लिंथ एरिया। अगर कोई सेपरेट प्रोविजन नहीं दे रखा तो भाई आपको बीच में कोई फ्लोर बनाना पड़ गया, पहले 3 फ्लोर की बिल्डिंग बनानी थी, अब वो 3.5 फ्लोर की बिल्डिंग बनानी पड़ गई है, तो जो आधा फ्लोर इंक्लूड हुआ वो ड्राइंग में नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं, उसको प्लिंथ एरिया में इंक्लूड कर देंगे। वो तो सब्सिक्वेंट फ्लोर का प्लिंथ एरिया मेजर तो होना ही है, उसका पेमेंट तो मिलना ही है, ऐसा थोड़ी कि उसका पेमेंट नहीं मिलेगा। प्लिंथ एरिया ऑफ लॉफ्ट इंटरमीडिएट स्लैब हमने दे दी जस्ट बीनीथ द फ्लोर ऑफ रूफ विदाउट एनी डायरेक्ट स्टेयरकेस। आप देख रहे हैं जैसे घरों में जाते हैं, है ना, स्टेयरकेस की एक स्लैब आ गई, है ना, फिर उसके बाद हमारी मेन स्लैब आती है। स्टेयरकेस में लैंडिंग स्लैब आ जाती है ना बीच में, मान ली मेरा कोई क्या नाम है ये इस प्रकार की स्लैब है कोई भी, है ना, तो उस केस में मान लो डॉग लेग्ड स्टेयरकेस है, डॉग लेग्ड स्टेयरकेस में इस प्रकार से हमने ये चढ़ाना स्टार्ट हुई, यहाँ पर हमारा लैंडिंग स्लैब आ गया, यहाँ से हमारी ऐसी घूम गई, तो इस लैंडिंग स्लैब का भी पैसा हमारा प्लिंथ एरिया के अंदर इंक्लूड होगा, ये वो बात बोल रहे हैं। इंटरमीडिएट स्लैब जस्ट बीनीथ द फ्लोर ऑफ रूफ विदाउट एनी स्टेयरकेस लीडिंग टू इट यूज फॉर स्टोरेज पर्पज शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द प्लिंथ एरिया। अभी ये शैल नॉट बी इंक्लूडेड वाली कौन सी बात आई, जैसे हम लोग दुसट्टी बना देते हैं। दुसट्टी का मतलब क्या है भाई, अगर मान लीजिए हमने कोई स्टोरेज बिन बनाई, है ना, हमने मान लीजिए लेट अस सपोज, मैं यहाँ पर एक बार आपको ड्राइंग में दिखाता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। ये मेरी स्टेयरकेस थी, यहाँ पर ये हमारी स्टेयरकेस थी, यहाँ से हमारी ये स्टेयरकेस, यहाँ पर मेरी लैंडिंग स्लैब आ गई। अब यहाँ से मेरा फिर क्या नाम है, ये मेरा इस प्रकार से स्टेयरकेस है, यहाँ पर मेरी इस फ्लोर की स्लैब आ गई, ये मेरी फर्स्ट फ्लोर आ गया और ये मेरा ग्राउंड फ्लोर आ गया। अब यहाँ पर जो ये स्लैब दी इसका तो एरिया प्लिंथ एरिया के अंदर इंक्लूड होगा, लेकिन इस स्लैब के नीचे मुझे कोई ग्राउंड फ्लोर तक कोई भी स्टोरेज केबिन बनाना, मान लीजिए शू रैक ही बनाना है, छोड़ दीजिए सारी बातों को, आप घर में घुसे, ग्राउंड फ्लोर पे स्टेयरकेस यहाँ से शुरू हो रही थी, आपने ये शू रैक बना दिया, जूते रखने का कोई भी एक रैक बना दिया, इसके अंदर जो स्लैब वगैरह इंक्लूड होंगी, दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन प्लिंथ एरिया। अब ये थोड़ी कि आपको वो सारी चीज़ें ला के थोड़ी देगा, नॉट इंक्लूडेड इन प्लिंथ एरिया, इसका पैसा आपको अलग से देना पड़ेगा, ये बात आपको याद रखनी है। अब शू रैक बनवाने की शुरू में बात थोड़ी हुई थी कि शू रैक भी बनवाना है, भाईचारे में कोई बना दे, लेकिन वैसे ये नॉट इंक्लूडेड इन प्लिंथ एरिया होगा, है ना, इस प्रकार की बात याद रखनी है। आप एक बार अब मैं पूरा कंक्लूजन निकाल देता हूं कि क्या क्या एरिया इंक्लूड नहीं होगा प्लिंथ एरिया में।
लॉफ्ट का एरिया अभी थोड़ी देर पहले बताया, आर्किटेक्चरल बैंड अगर कोई आ गया, कॉर्निस वगैरह आ गया, एरिया ऑफ वर्टिकल सन ब्रेकर्स, बॉक्स लोवर्स सब दिखा चुका हूँ, प्रोजेक्टिंग आउट एंड अदर आर्किटेक्चरल फीचर्स लाइक वाइज स्लैब का प्रोजेक्शन फॉर फ्लावर पॉट वगैरह, ओपन प्लेटफॉर्म, ओपन पार्किंग एरिया वगैरह और रियर फ्रंट लॉन्स वगैरह, टेरेस, टेरेस का मतलब ममटी है ना, ओपन स्पाइरल सर्विस स्टेयर केस, अभी थोड़ी आप गोल गोल स्टेयर केस घुमवाओगे, वो तो सिंपल स्टेयर केस चढ़ेगी। अगर वो स्टेयर केस अगर मान लीजिए जो प्लिंथ एरिया के अंदर इंक्लूड हो रही है वो तो इसके अंदर इंक्लूड होगी, लेकिन अगर मान लीजिए आपका कोई वेरेंडा रखाया, वेरेंडा के अंदर से आप मान लीजिए, लेटर मैं ये बताता हूँ आपको, देखिए ये लीजिए है ना, ये आपका फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर की स्लैब है और ये हमारा बाहर प्रोजेक्टिंग है ना, और यहाँ पर हमारी ये पैरापेट वाल है। तो इस एरिया में से आपने क्या किया, आपने सोचा इसके ऊपर मैंने एक फ्लोर और बना रखा है, यहाँ पर मेरा एक कॉलम था, ये कॉलम ऊपर गया हुआ है ना, ये मेरा फर्स्ट फ्लोर है ना, और सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए आपने यहाँ से स्टेयरकेस लगवा दी। अब इसका एरिया तो इंक्लूड था नहीं प्लिंथ एरिया में, तो स्टेयरकेस तो अलग से देनी पड़ेगी ना आपको। तो ये ओपन जो स्टेयरकेस होगी, ओपन जो स्टेयरकेस होगी, इस ओपन स्टेयरकेस का एरिया प्लिंथ एरिया के अंदर इंक्लूड नहीं होगा, है ना। एरिया ऑफ ममटी, मशीन रूम, टावर्स, टर्नेट्स, डोम्स, प्रोजेक्टिंग अबव द टेरेस लेवल, ये सब इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन बरसाती इंक्लूड होगी, बरसाती इंक्लूड होगी, ममटी इंक्लूड नहीं होगी। सो यहाँ तक हमने पढ़ा अभी प्लिंथ एरिया के बारे में। अब हम लोग डिस्कस करते हैं रिमेनिंग जो एरियाज हैं, लाइक वाइज कारपेट एरिया है, सर्कुलेशन एरिया है, वर्टिकल सर्कुलेशन और आपका हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन। बस 10 मिनट का काम और बच गया, काम चल जाएगा। सेकंड हमारा एरिया आ गया फ्लोर एरिया। फ्लोर एरिया में हम लोगों का ये यूजेबल कवर्ड एरिया होता है, यूजेबल कवर्ड एरिया रहता है। जो भी बालकनी है 50% ऑफ बालकनी एरिया ये कवर करता है, इट कवर्स 50% ऑफ बालकनी एरिया। इसके अंदर वॉल का एरिया इंक्लूड नहीं रहता है, वॉल एरिया नॉट इंक्लूडेड। इस प्रकार से चीज़ें ये लीजिए। आउट टू आउट अगर मैं बात कर लेता था तो ये मेरा प्लिंथ एरिया आ जाता था, ठीक है ना। अब मैं वॉल के एरिया को हटा देता हूं अगर, तो ये मेरा बच गया नेट फ्लोर एरिया। इस फ्लोर एरिया के बेस के ऊपर हमारा एक पैरामीटर होता है दैट इज कॉल्ड एज फ्लोर एरिया रेशो, जो कि आपकी जोनिंग प्लान, बिल्डिंग प्लान को अप्रूव करवाने में बिल्डिंग्स के बहुत काम आता है। फ्लोर एरिया रेशो भी बता रहा हूँ, डोंट वरी, है ना। ये हमारा टोटल एरिया कवर करता है किचन का, किचन का एरिया कवर करेगा पूरा 100, टोटल एरिया ऑफ किचन, टोटल एरिया ऑफ किचन कवर करेगा। वॉशरूम भी कवर करेगा, वॉशरूम का पूरा एरिया कवर करेगा। लिविंग रूम्स का भी एरिया कवर करेगा, लिविंग रूम्स का भी एरिया कवर करेगा, और बेडरूम्स का भी एरिया कवर करेगा, बेडरूम्स का भी एरिया कवर करेगा, और हमारा जो भी हमारे कॉरिडोर्स वगैरह होंगे उनका भी सारा एरिया कवर करेगा, फ्लोर एरिया। अब इसमें से कारपेट एरिया कितना होगा, कॉरिडोर्स का एरिया किस में आएगा, स्टेयर्स का एरिया किस में आएगा, ये सारी चीज़ें इसमें फर्दर सब डिवाइडेड आता है। लाइकवाइज कारपेट एरिया है, ओपन सर्कुलेशन एरिया है, वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया है। तो इसका सबसे पहला एरिया हमारा स्टार्ट होता है, इसका सबसे पहला एरिया फ्लोर एरिया का ही पार्ट है, कारपेट एरिया। कारपेट एरिया, कारपेट एरिया में जो भी हमारे कॉलम्स होंगे, बिकॉज वहाँ पर तो कारपेट बिछेगा नहीं ना, सीधी सी बात है। इंटरमीडिएट कॉलम पे आप कारपेट थोड़ी बिछाओगे, कारपेट को काट के बिछाना पड़ेगा ना। तो इंटरमीडिएट कॉलम्स का, इंटरमीडिएट कॉलम्स का एरिया इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा कारपेट एरिया के अंदर, है ना। जो भी हमारा फ्लोर एरिया का लाइवेबल पार्ट रहता है, जो भी हम लोग यूज कर सकते हैं, लाइवेबल पार्ट ऑफ फ्लोर एरिया इज कॉल्ड एज कारपेट एरिया। फ्लोर एरिया का लाइवेबल जो पार्ट रहेगा वो हम लोग बात करेंगे। आप एक इस प्रकार से बात समझ लीजिए, टोटल प्लिंथ एरिया का लगभग 75% ये कारपेट एरिया हमारा कवर कर लेता है। मतलब प्लिंथ एरिया पे हमने कोई बिल्डिंग बनवाई तो उसका लगभग हमारा 75% पे एरिया हमारा लीवेबल रहता है, लाइवेबल रहता है। अब बात कर लेते हैं सर्कुलेशन एरिया। नंबर 2 इज सर्कुलेशन एरिया। सर्कुलेशन एरिया, आइए, सर्कुलेशन एरिया है जो मूवमेंट पर्पज के काम आए। भैया एग्जांपल स्टेयर केस है, वर्टिकल मूवमेंट हो रही है, ऊपर कॉरिडोर है तो हमारा हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रही है। तो जो एरिया कवर्ड फॉर मूवमेंट पर्पसेस, मूवमेंट पर्पसेस
इज कॉल्ड एज सर्कुलेशन एरिया। अब इसमें वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया क्या है? वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया लाइकवाइज वर्टिकल मूवमेंट के लिए, फॉर वर्टिकल मूवमेंट के लिए हमारा जो एरिया होगा वो हमारी वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया कहलाएगा। एग्जाम्पल है स्टेयरकेस है, शाफ्ट्स हैं, लिफ्ट्स हैं, एटसेट्रा, है ना। 10% ऑफ टोटल प्लिंथ एरिया हमारा क्या आता है? 75% पहले आ गया था, 10% ये 10% ऑफ टोटल प्लिंथ एरिया इज कंसिडर्ड एज वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया। अब मैं बात कर लेता हूँ हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया, दूसरे का बी पार्ट, हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया। हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया क्या है? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के लिए, फॉर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट सच एज, भाई आपका कॉरिडोर्स है, वेरांडा है, एटसेट्रा, एग्जाम्पल, है ना। इस प्रकार से है हमारा ये पूरा एरिया था। तो अगर मैं बात करता हूँ प्लिंथ एरिया, पूरा कंक्लूजन निकाल देता हूँ। आउट टू आउट एरिया है, बिल्टअप एरिया है। फ्लोर एरिया जो है वो हमारा है यूजेबल कवर्ड एरिया, यूजेबल कवर्ड एरिया है, पूरा कंक्लूजन निकाल रहा हूँ, है ना। फ्लोर एरिया इज सर कारपेट एरिया। कारपेट एरिया में जो लाइवेबल पार्ट रहेगा लगभग 75% ऑफ टोटल प्लिंथ एरिया। और सर्कुलेशन एरिया जो सर्कुलेशन की मूवमेंट के लिए काम आएगा लगभग 20% होता है टोटल, 20% टोटल 95% के आसपास आ जाता है। बाकी जो 5% लॉस होता है प्लिंथ एरिया का लाइकवाइज इंटरमीडिएट कॉलम्स वगैरह में, वो हमारा फ्लोर एरिया में वो खत्म हो जाता है। 20% आ जाता है टोटल सर्कुलेशन एरिया, वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया एंड आपका हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया 10-10%, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज फ्लोर एरिया रेशो। तो बिफोर प्रोसीडिंग टू फ्लोर एरिया रेशो हम लोग पहले फ्लोर एरिया को अच्छी तरह समझ लेते हैं। फ्लोर एरिया बेसिकली है क्या? प्लिंथ एरिया में से मैं एरिया ऑफ वॉल्स को घटा देता हूं तो मेरा फ्लोर एरिया आ जाता है ना। वॉल एरिया में से क्या क्या घटाना पड़ेगा भाई? थिकनेस ऑफ वॉल इंक्लूडिंग इसकी फिनिशिंग का मतलब है प्लास्टर वगैरह कर रखा है। डैडो पे जो डैडो रहता है, जो दीवार हमारी डैडो, इस पे हमारी टाइल्स वगैरह लगा रखी हैं, है ना। अगर 1 मीटर से ज़्यादा है तो फ्लोर फिनिश की 1 मीटर हाइट से ज़्यादा है तो, है ना। इस प्रकार से देख लीजिए आप। इट इज़ द प्लिंथ एरिया लेस देन एरिया ऑफ वॉल्स। इन कैलकुलेशन ऑफ वॉल एरिया कैसे घटाया जाएगा? थिकनेस ऑफ वॉल शैल बी इंक्लूसिव ऑफ फिनिशिंग डैडो, अगर हाइट ऑफ सच फिनिशिंग 1 मीटर से ज़्यादा है तो। फॉलोइंग शैल बी इंक्लूडेड इन वॉल एरिया के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा? डोर एंड अदर ओपनिंग इन द वॉल वो इंक्लूड होगा। इंटरमीडिएट पिलर वगैरह सब उसके अंदर इंक्लूड होंगे। में सारे माइनस करने हैं ना प्लिंथ एरिया में से, तभी तो हमारा फ्लोर एरिया निकल के आएगा। और एनी अदर ऑब्स्ट्रक्शन विद इन प्लिंथ एरिया इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर लोकेशन। प्लस्टर अलोंग द वॉल्स एक्सीडिंग 300 सेंटीमीटर स्क्वायर इन एरिया, मतलब कहीं पर भी अगर मान लो 300 सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा है तो वो फ्लूइड्स जो वॉल के अंदर हैं, मान लाइकवाइज कोई ओपनिंग वगैरह है वो भी उसके अंदर इंक्लूड होगी, उसके अंदर घटानी पड़ेगी वो, है ना। फायर प्लेस प्रोजेक्टिंग बियॉन्ड द फेस ऑफ वॉल इन लिविंग और बेडरूम, है ना। लाइकवाइज आपने कोई चिमनी वगैरह है। बिल्ट इन कपबर्ड जो है, अलमीरा है, शाफ्ट है, अपीयरिंग विद इन हाइट ऑफ 2.2 मीटर फ्रॉम द फ्लोर, है ना। तो ये सारी चीज़, हालांकि मैं बता चुका हूँ आपको, ये सारी चीज़ आपकी घटानी पड़ेगी। अब मैं बात कर लेता हूँ लास्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज फ्लोर एरिया रेशो। देखिएगा, फ्लोर एरिया रेशो और यू कैन से फ्लोर स्पेस इंडेक्स। फ्लोर एरिया रेशो बेसिकली होता क्या है? जितना आपने टोटल कंस्ट्रक्शन एरिया किया है और डिवाइडेड बाई प्लॉट एरिया, भाई उतना आपने फ्लोर कवर अप कर दिया ना। भाई आपने मान लीजिए टोटल, मान लो आपका कोई प्लॉट था 200 गज का, उसमें से 100 गज आपने छाप दिया, मीन्स कवर कर दिया, तो आपने फ्लोर कितना फ्लोर एरिया, पूरे फ्लोर का कितना, मतलब टोटल प्लॉट का कितना एरिया कवर कर दिया। फ्लोर एरिया रेशो, फ्लोर स्पेस इंडेक्स, दैट इज कॉल्ड एज फ्लोर एरिया रेशो। और यू कैन से बिल्डिंग एरिया कितनी है और प्लॉट एरिया कितना, दोनों का रेशो इज कॉल्ड एज फ्लोर एरिया रेशो। फ्लोर एरिया रेशो आपका 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। कैसे? जब आपने बिल्डिंग छाप ज़्यादा दी, 200 गज का प्लाट था, है ना, और आपने क्या किया, उस प्लॉट के बियॉन्ड प्रोजेक्शन निकाल दिए, लाइकवाइज वरंडा वगैरह, रैंप वगैरह, तो मोर देन 1 हो गया। लेस देन 1 जब आपने कम उसको कंस्ट्रक्ट किया, बराबर 1 बिल्कुल बराबर छापा, है ना। फ्लोर एरिया रेशो रिप्रेजेंट द इंटेंसिटी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द साइट।
तो आपने कितना आपका फ्लोर डेवलपमेंट हुआ है, कितना आपकी साइट की डेवलपमेंट हुई है, ये आपको रिप्रेजेंट करता है ना। फ्लोर की मल्टी स्टोरी मान लीजिए ये है, इतना कवर्ड है, ये आगे से आपका कवर्ड नहीं है, तो फ्लोर एरिया रेशियो उसका लेस देन 1 होगा, है ना। हायर फ्लोर एरिया रेशियो इंडिकेट डेंस और अर्बन कंस्ट्रक्शन। भैया आपका 20 गज जगह थी, है ना, आपने 10-12 फ्लोर छाप दिए तो बहुत ही ज़्यादा डेंस हो गया ना, डेंसिटी ज़्यादा होगी पॉपुलेशन की, अर्बन कंस्ट्रक्शन दिखाता है ना, इस प्रकार से। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं एक बार लास्ट कंक्लूजन कर देता हूँ। मैंने आपको प्लिंथ एरिया पढ़ाया, है ना, फ्लोर एरिया पढ़ाया, फ्लोर एरिया के भी डिफरेंट पार्ट्स थे, लाइकवाइज आपका कारपेट एरिया था, है ना, आपका हॉरिजेंटल सर्कुलेशन, वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया था, है ना। तो इस प्रकार की सारी चीज़ें, फ्लोर एरिया रेशो पढ़ाया, प्लिंथ एरिया के बारे में हमने IS कोड नंबर 3861 को अनुसार सारा डिस्कशन किया। इस प्रकार की बहुत सारे डिस्कशन किए इस, तो आपके ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे एस्टिमेशन कॉस्टिंग सब्जेक्ट के, जो कि आपके SSC JEE वगैरह एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको हेल्पफुल होंगे। तो इस प्रकार की वीडियोज़ के साथ दोस्तों मैं आपके साथ जल्दी ही मिलता रहूँगा, बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आऊँगा, डोंट वरी, है ना। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड कीप लर्निंग।